नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र एक बार फिर से आप सभी का लेबरिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमने जो हमारी एनसीईआरटी की ये सीरीज शुरू की थी, इसमें हमने 6th क्लास में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम ये अपना 6th चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास है, ये शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज को शुरू से पहले वीडियो से जरूर देखें। आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें वो पढ़ाई जा रही हैं। आपको इन वीडियोस के देखने के बाद में किसी प्रकार के एनसीईआरटी को वापस देखने की जरूरत नहीं है। आप इनसे अपने नोट्स बनाइए और आराम से उनका रिवीजन करिए। आपके एनसीईआरटी के जो पूरे बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एकदम। तो आज चलिए शुरू करते हैं। अपना ये 6th चैप्टर है वो। इस चैप्टर में आपको सजीव हैं, जो सजीव होते हैं उनकी विशेषताएं, उनके आवास किस प्रकार से हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, इसके बारे में बातचीत की गई है। ये 6th क्लास का चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गहराई में कोई बातें नहीं की गई है। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। ये हमारे लिए भी काफ़ी उपयोगी है, ताकि जब हम बड़े जो कंसेप्ट हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं, उनको समझेंगे तब हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ही काम आएगी। मैंने यहाँ पर चित्रों का खूब प्रयोग किया है, यहाँ पर इमेजेस खूब लगाई है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप जानते हैं कि जो सजीव होते हैं उनके विभिन्न परिवेश होते हैं। उन विभिन्न परिवेशों स्थानों के अनुसार उन अलग अलग प्रकार के जो जीव है वो पाए जाते हैं। आप देखते हैं मरुस्थल में ऊंट होता है, पर्वत पे आपको बकरी या याक मिलती है, समुद्र होते हैं वहाँ पर आपको केकड़े मिलते हैं, मछली मिलती है। हजारों वर्षों के अनुकूलन में इन लोगों ने अपने आप को उन परिवेशों में रहने के लायक बनाया है। हजारों सालों के अनुकूलन के पश्चात इन्होंने अपने आप को उन जगहों में रहने के लायक बनाया है। अब आवास और अनुकूलन की बात करते हैं तो हम दो उदाहरण लेते हैं, मछली और ऊंट का। अगर मछली की बात करें, जलीय पौधों की अगर बात की जाए तो ये जल में विलय वायु और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में विलय वायु है उसमें से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं मछली और जलीय पौधे। इन्होंने अपना अनुकूलन इस प्रकार से किया है कि ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग कर पाए। उसी तरफ अगर हम ऊंट की बात करें, ऊंट हमारे रेगिस्तान में पाए जाने वाला जानवर है, मरुस्थल का जानवर है। यहाँ पर आप सभी को पता है जल कम है, रातें ठंडी होती है, दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और इनके लिए वायु की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनके लिए श्वसन के लिए आसपास की वायु है उसमें ये जो ऑक्सीजन होती है इसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन दूसरी जो विषमताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। जो गर्म दिन है उनका सामना इसने किस प्रकार से किया है, इसके लिए इसने अपना अनुकूलन किया है। अगर हम इन दोनों के तुलना की जाए, दो भिन्न प्रकार के हमारे परिवेश है, एक तो अपना समुद्र है और एक दूसरा मरुस्थल है। इसके अंदर हमने दो जानवरों ऊंट और मछली का जो इनकी भिन्नताएं हैं उसके अंदर अपने देखते हैं गहराई से कि क्या बातें हुई है। जो ये पौधे होते हैं यहाँ पर, जो मरुस्थल के और समुद्र के, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जो जंतु पाए जाते हैं समुद्र में वो और इसमें अपने मरुस्थल में, तो ये भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर हम ऊंट की बात करें तो ऊंट की जो शारीरिक संरचना है वो मरुस्थल में रहने के योग्य बनाती है। इसने अपनी शारीरिक संरचना को इस प्रकार से अनुकूलित किया है कि ये मरुस्थल में आसानी से रह सके। इसके पैर लंबे होते हैं, आपने देखा होगा ऊंट के पैर लंबे होते हैं। लंबे पैरों का फायदा ये है कि जो रेत की गर्मी है उससे इसके शरीर को काफी ऊपर रखता है। तो रेत की गर्मी से इसका शरीर है वो क्या रहता है, दूर रहता है। इसमें जो मूत्रोत्सर्जन है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ऊंट को मूत्र बहुत ही कम लगता है। इसका जो मल होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शुष्क होता है। इसका मल बहुत ही शुष्क होता है। आपने ऊंट के मैंगन देखे होंगे, बिल्कुल सूखे हुए होते हैं। ये इसकी अनुकूलन के कारण हुआ है ऐसा कि इसने जल को अपने अंदर स्टोर कर लिया और बहुत ही कम मात्रा में बाहर जाने दिया, जिसके कारण ऊंट क्या होता है, काफी दिनों तक बिना पानी के जीवित रह पाता है। इसको पसीना नहीं आता है। पसीना क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये शरीर से जल का ह्रास बहुत ही कम होने देता है, या मान लीजिए ना के बराबर होने देता है। अब दूसरी तरफ हमारे मछली की बात की जाए तो इसके जल की समस्या नहीं है। मछली के जल इसके पास खूब है। इसके पास दूसरी समस्याएं हैं, जल में श्वास कैसे लिया जाए, जल में गति कैसे ली जाए। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि मछली किस प्रकार से गति करती है। इसका जो शरीर होता है वो धारारेखीय होता है, शरीर इसका धारारेखीय होता है। अब मछली होती है, इसके शरीर पे क्या होते हैं, चिकने सल्क होते हैं, चिकने सल्क होते हैं। ये मछली की सुरक्षा करते हैं। एक तो मछली की क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं और जल में सुगम गति प्रदान करने पे भी इसकी सहायता करते हैं। एक तो सुरक्षा करते हैं जो सल्क होते हैं इसकी, दूसरी क्या करते हैं, ये सुगम गति, आसानी से गति कर पाए, इसमें भी इसको सहायता प्रदान करते हैं। जो मछली होती है उसकी पंख होते हैं, पूंछ होती है, चपटी होती है। क्या होती है, चपटी। कारण क्या है इसका, कि आसानी से तो दिशा परिवर्तन में और जो संतुलन है उसके अंदर इसकी मदद करते हैं।
ऐसी जो इन संरचनाओं को देखकर ही जो अपने जो गोताखोर होते हैं उनके पैरों के अंदर जो अरितर या फ्लिपर लगे होते हैं उसके अंदर भी ऐसी ही संरचनाएं होती है ताकि वो आसानी से संतुलन बनाए रखे पानी के अंदर। तो इनकी पूंछ और पंख चपटी होती है, क्यों होती है? ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके पानी में और दिशा परिवर्तन आसानी से हो। मछलियों के अंदर गिल या क्लोम विकसित हुए जिसके कारण वो आसानी से पानी में श्वास ले सके, जो पानी के अंदर जो वायु है उस वायु के अंदर से ऑक्सीजन ले पाए। अब होता क्या है कि जो मछली होती है, मछली के जो क्लोम होते हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रक्तवाहिनियां होती हैं। अब उसके अंदर से जैसे ही पानी गुजरता है तो वहां पर वो रक्तवाहिनियां गैसों का विनिमय करती है। इस कारण जो क्लोम होते हैं, गिल होते हैं, वो क्या करते हैं मछली में उसे श्वास लेने में मदद करते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन नाम देते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। वो जो विभिन्न प्रकार के जो परिवेश है उन पर जो विभिन्न जंतु है वो विभिन्न अलग अलग तरीके से अनुकूलित होते हैं, अलग अलग तरीके से अनुकूलित होते हैं। जैसे आपने देखा ऊंट है, ऊंट ने जो विषम परिस्थितियां हैं रेगिस्तान की, मरुस्थल की, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित किया। मछलियों ने पानी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित किया। किसी जीव का वह स्थान जिसमें वो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। जहां पर भाई कोई भी जो जीव है वो रहता है वो उसका आवास कहलाता है। जो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु हैं उनका आवास होता है वो स्थलीय आवास कहलाता है। जो स्थल पर रहने वाले पौधे हो गए, जंतु हो गए, उनके आवास को हम क्या कहेंगे? स्थलीय आवास कहेंगे। जैसे आपका वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र हो गए, ये सब क्या है? ये स्थलीय आवास है। अब दूसरी तरफ जलाशय हो गए, दलदली भूमि हो गई, झील होगी, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, यहाँ पर जो पौधे और जंतु होते हैं ये जल के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो इनके जो आवास है उसको हम बोलेंगे जलीय आवास। उनके आवास को हम क्या बोलेंगे? जलीय आवास। अब विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, जलीय आवासों और पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत अधिक विषमताएं होती है। जो विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वन है, घास के मैदान हो गए, जलीय आवास हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, इन सब में भी क्या होती है? बहुत अधिक विषमताएं होती है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। अगर हम जैव घटकों की बात करें, किसी भी आवास के जैव घटकों की बात करें तो उसके अंदर जो सभी सजीव है, जो जीव है, पौधे हैं, वो सब क्या है? उसके जैव घटक हैं। दूसरी तरफ जो चट्टान, मिट्टी, वायु और जल हो गए, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उस आवास के क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। जीवन की वृद्धि या सजीवों के लिए जैव और अजैव दोनों घटक बिल्कुल जरूरी होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ जैव घटकों के आधार पर ही नया जीवन उत्पन्न कर दे, नहीं, आपको हर प्रकार के जैव और अजैव घटक की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी क्या होती है? उस परिवेश के अजैव घटक होते हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है और उष्मा होती है ये भी क्या होती है कि उस परिवेश, जिस परिवेश में ये है उसके अजैव घटक होते हैं। जो सूर्य का प्रकाश और उष्मा है वो क्या है? अजैव घटक है। अब आपको यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है। आपने अनुकूलन की परिभाषा अभी पढ़ी थी। अब एक चीज है पर्यानुकूलन। एक चीज क्या है? पर्यानुकूलन। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई भी मैदानी क्षेत्र में रहने वाला इंसान है, वो जो पहाड़ी क्षेत्र में जाएगा ना तो उसके शुरुआती दिनों में क्या होगा कि उसे अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसे श्वास लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगा। उसे क्या होगा? तीव्रता से सांस लेना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे ही वहां पर 10-15 दिन रहेगा, वहां पर क्या होगा कि वो अपने जो उस वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। जो वातावरण के प्रति अपने आप को क्या करेगा? वो ढाल लेगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा? उसे सांस लेने में कोई ऐसी तकलीफें नहीं होगी। तो ये जो अल्प अवधि में परिवर्तन हुआ है किसी जीव के शरीर के अंदर, ये अनुकूलन नहीं है। इसे हम बोलते हैं एक नया शब्द पर्यानुकूलन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पर्यानुकूलन। ये अनुकूलन नहीं है, ये अनुकूलन से भिन्न है। ये अनुकूलन से बिल्कुल ही भिन्न है। अनुकूलन करने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है और पर्यानुकूलन तो कुछ सप्ताह में हो जाता है। तो अनुकूलन और पर्यानुकूलन के आपका जो अंतर है वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। पर्यानुकूलन क्या होता है? एक अल्प अवधि का समय होता है। अल्प अवधि में किसी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से बिल्कुल ही भिन्न है। आपको ये दोनों का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर दो जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, एक तो पर्यानुकूलन, एक अनुकूलन, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है कुछ पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए जो बीज से उगते हैं, कोई भी पौधा है वो मान लीजिए बीज से उगता है। अब अजैव कारकों की जो भूमिका होती है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है।
जो भी अजैव कारक होते हैं इनकी जो भूमिकाएं होती है वो यहाँ पर क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे वायु कैसी है, जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रकाश है या नहीं है, ऊष्मा कैसी है, तापमान कितना है। जो अजैव घटक है वो सजीवों की उत्पत्ति एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ जैव घटकों के आधार पर ही जीवन उत्पन्न कर लेंगे। नहीं, आपको अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो आपको जैव और अजैव दोनों घटकों की बराबर मात्रा में आवश्यकता होगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। जो हजारों वर्षों की अवधि है, लंबी अवधि, एक बहुत ही लंबी अवधि है, उसमें इसके अजैव घटकों में, कौन से घटकों में, अजैव घटकों में परिवर्तन आता है। हजारों वर्षों की जो अवधि है उसमें उसके अजैव घटकों में परिवर्तन आता है। अब जो जंतु, जो पौधे इन परिवर्तनों में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वो तो मर जाते हैं। जो ढाल नहीं पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। केवल वही जीव जीवित रहेंगे जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलन जरूरी है, क्योंकि अगर आप अनुकूलित नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। सेम ऐसा ही सिस्टम हमारे कंपटीशन में, आप बदलते कंपटीशन के अनुसार अपनी तैयारी में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कंपटीशन अगर तेज आ रहा है, आपको अपना पढ़ाई करने का तरीका बदलना होगा, अपने जो रिवीजन करने के तरीके उनमें बदलाव लाना होगा। जैसे जैसे लोग एडवांस होते जा रहे हैं आपको एडवांस होना पड़ेगा, वरना आप कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। प्रतियोगिता बहुत ही भयंकर है। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो जंतु होते हैं वो विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधि का उपयोग करते हैं और अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। अगर आप भिन्न भिन्न आवासों में जाएंगे तो वहां पर जीवों की अलग अलग विविधताएं मिलेगी। अलग अलग, अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेम स्पीसीज है लेकिन अगर आवास अलग अलग है उनके, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से डाल लिया है कि अब स्पीसीज पूरी सेम है लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न दिखाई दे रही है। कारण क्या है? अनुकूलन। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने आप को इस तरह से अनुकूलित किया है। अब हम बात करेंगे कुछ स्थलीय आवासों की। कुछ स्थलीय आवासों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्थलीय आवास है वो है मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में अभी हमने देखा था, ऊंट के विषय में हमने अभी पढ़ा था। ऊंट और मछली की तुलना करी थी कि भाई किस प्रकार से जो अनुकूलन होता है वो होता है। मरुस्थल में जैसे आपने देखा होगा कि चूहे या सांप होते हैं, ये बिल के अंदर रहते हैं। बिल के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? इनके पैर इतने लंबे नहीं होते ऊंट की तरह कि ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए उतना ऊपर रहे पैरों की सहायता से। तो ये क्या होते हैं, दिन की गर्मी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गहरे बिलों में रहते हैं। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आ जाती है, कम हो जाता है, रात्रि में जो मरुस्थल का तापमान होता है कम हो जाता है और ठंडी रातें होती है मरुस्थल में, तब ये जंतु बाहर निकलते हैं। इसलिए आपने कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जो आपके मम्मी पापा है वो आपको कहते होंगे कि रात को जब बाहर निकलो तो आप ध्यान से निकला करो। इसका कारण यही कि जब रात में तापमान कम होता है तो ऐसे जो विषैले जानवर होते हैं जो बिलों में रहते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। अब मेरा आपसे आप लोगों से एक प्रश्न है। आप सभी चीज आपको ये सोचना है कि जो ये मान लीजिए ये बिल है, तो यहाँ से इतनी वायु अंदर नहीं जा सकती कि ये श्वास ले लें। वायु जाती है, आपको यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं, वायु नहीं जा सकती, जाती है लेकिन इतनी नहीं जाती कि यहाँ पर ये श्वास ले सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई सीधा बिल नहीं है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चक्रव्यूह से चढ़ के इन्होंने बिल बनाया होता है चूहों ने। सांप चूहों के बिलों में रहते हैं। अब आपसे प्रश्न ये है कि जब यहाँ पर इतनी गहराई पे रहते हैं तो इनको जीवन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? आपके लिए प्रश्न है ये। जीवन के लिए जो प्राणवायु वायु है, ऑक्सीजन, वो कहाँ से प्राप्त होती है? आपको ये अगले 2-3 अध्याय में ये पता लग जाएगा कि इनको कहाँ से वायु मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। लेकिन आप अभी आपको ये प्रश्न सोचना है। इसको आप बाद में हम प्रैक्टिकल के जरिए भी समझेंगे इसको कि ये ऑक्सीजन इनको कहाँ से प्राप्त होती है। अब मरुस्थलीय पौधों की अगर बात करें हम, तो मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत ही कम मात्रा में हानि होती है। यह वाष्पोत्सर्जन जो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। अब मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो होती नहीं है, होती है तो बहुत ही छोटी छोटी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आप खेजड़ी है, खेजड़ी के अंदर आप देखेंगे तो छोटी छोटी पत्तियां बिल्कुल ही। कारण क्या है कि इन छोटी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जल की हानि कम होती है। तो ऐसे ही पौधे रेगिस्तान में जीवित रह पाए, मरुस्थल में जीवित रह पाए, जिन्होंने अपना अनुकूलन इस प्रकार से किया कि वो कम जल की मात्रा में भी सर्वाइव कर गए और अपनी नई संततियों को आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन है यही जीवन को आगे बढ़ाता है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों या सूल के रूप में
परिवर्तित हो जाती है। जो पत्तियां होती है कांटों में परिवर्तित हो जाती है। कांटों में परिवर्तन होने का वही कारण है कि भाई इसमें वाष्पोत्सर्जन की ह्रास में कमी आती है या वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना होता है। अगर नागफनी में आपको कुछ पत्तियां जैसा आपको दिख रहा है तो ये वास्तव में इसका क्या होता है, तना होता है। वास्तव में क्या होता है, इसका तना होता है। और इन पौधों में तने भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका हुआ होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तो जो रेगिस्तान या मरुस्थल के पौधे होते हैं उनका हमेशा इसी चीज पर ध्यान होता है कि जल की हानि किसी तरीके से ना हो, जल की हानि किसी भी तरीके से ना हो और जहां तक हो सके जल को ढूंढा जाए। इसलिए जो इनकी जड़ें होती है वो क्या होती है, धरती में पृथ्वी में बहुत ही गहराई तक चली जाती है पानी को ढूंढते ढूंढते। तो अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती है जल की अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इन पौधों ने अपने आप को जीवित रखने के लिए किस प्रकार से अपने अनुकूलन किए हैं। पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो गई है, पत्तियां है ही नहीं है तो बहुत ही छोटी है ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो। तो जो प्रकृति जब क्रूरता करती है बहुत ही ज्यादा तो उसमें जो जीवन बचा है वो ही इस संसार के अंदर जीवन को आगे लेके जाता है। अब जो हमारा दूसरा स्थलीय क्षेत्र है वो है पर्वतीय क्षेत्र। वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र ये हवा से सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं और इनमें बहुत ही तेज हवा चलती है। पर्वतीय क्षेत्रों एक तो ठंडे होते हैं, तेज हवा चलती है और शीतकाल के अंदर क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो हिमपात है, बर्फबारी है वो भी होने लगती है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित किया है। यहाँ पर आपको कुछ पौधे मिलेंगे जो कि शंकुआकार होते हैं, शंकु के आकृति होते हैं। जैसे आप चित्र में देखिए बिल्कुल आपको शंकुआकार पौधे यहाँ पर दिख रहे होंगे। इनकी जो शाखाएं होती है वो तिरछी होती है और पत्तियां होती है वो सुई के आकार की होती है। तो पत्तियां होती है वो कैसे आकार की होती है, सुई के आकार की होती है। कारण क्या है इसका कि जो वर्षा जल और जो बर्फबारी है वो सरलता से क्या हो जाए, इनके ऊपर ठहरे ना, अतिरिक्त भार ना बने इसके ऊपर और सीधे नीचे चली जाए। अब इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति वाले और भी आपको वृक्ष मिल सकते हैं जो पर्वतों पर हो। पर्वतों पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर पौधा आपको शंकुआकार ही मिले पर्वतों के ऊपर। उन्होंने अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, जीवित रहने के लिए अलग प्रकार से अनुकूलन भी किया हो सकता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं, जो जंतु होते हैं वो भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होते हैं। वो भी क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर उनको ठंड से बचाव करती है। अब जैसे सबसे पहला जो उदाहरण है अपना वो है याक का। याक के जो शरीर होता है उस पर क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं। शरीर पे क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्म बनाए रखते हैं, जो ठंड होती है उसे बचाए रखते हैं। दूसरा अपना उदाहरण है वो है पहाड़ी तेंदुआ। अब तेंदुआ के शरीर पर होते हैं फर, शरीर में क्या होते हैं, फर होते हैं। जब ये बर्फ पर चलता है तो उसके पैरों को ये ठंड से बचाते हैं। फर होते हैं, क्या करते हैं इसको, जो ठंड से बचाते हैं। तीसरा अपना उदाहरण है जो पहाड़ी क्षेत्र का वो है पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी के क्या होते हैं, खुर होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, जो इसे पहाड़ी क्षेत्रों पर चलने के लिए और वहां पर संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, उसे सहायता प्रदान करते हैं। जो ढालदार चट्टान है वहां पर उसे दौड़ने के लिए भी अनुकूलित बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अनुकूलन का पहाड़ी बकरी और आपके जो रेगिस्तान में, राजस्थान में जो बकरियां पाई जाती हैं उनके अंदर देखिए आप कितना बड़ा डिफरेंस है। इनके शरीर पर ये फर भी हैं और जो खुर हैं वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। बकरी ये है, वो भी बकरी है, अपने रेगिस्तान में जो बकरी होती है वो भी बकरी है। लेकिन आप देखिए दोनों क्षेत्रों में परिवेश में परिवर्तन के कारण, जो अनुकूलन के कारण इनके शरीर में परिवर्तन आया है। इन्होंने अपने जेनेटिक्स बदल दिए हैं, अपने जीन्स बदल दिए हैं इसके लिए। ये होता है अनुकूलन। ये नहीं है कि आप पहाड़ पर 10-15 दिन चले गए और वहां पर आपने अब सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है तो आप अनुकूलित हो गए। वो अनुकूलन नहीं है, वो है प्रियानुकूलन, जो कुछ थोड़े समय के लिए हो जाता है। अनुकूलन में हजारों वर्षों का समय लगता है। एक स्पीशीज ने अपने आप को बदल लिया पूरा। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊपर जाएंगे तो परिवेश का स्वरूप और बदलेगा, जीवन और कठिनाई से मिलेगा, आपको श्वसन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। हम अब जब विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन को देखेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा विविधता दिखाई देने लग जाएगी। अब अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा स्थल है वो है घास स्थल। घास स्थल शेर होता है, वो वन एवं घास स्थल में पाए जाने वाला एक शक्तिशाली जानवर है। आप सबको पता है कि शेर एक शक्तिशाली जानवर है और ये अन्य जानवरों का क्या करता है, शिकार करता है। उदाहरण के लिए हम हिरण ले लेते हैं, हिरण का शिकार करता है शेर। ये शिकारी है आपका, ये तो है शिकारी और ये है शिकार।
दोनों मिल चुके हैं आपको, शिकारी और शिकार। अब शेर की विशेषताएं क्या है? शेर के जो अगले पैर होते हैं, इसके जो नख होते हैं अगले पैर के, ये इन्हें जो पैर की अंगुलियां इनके अंदर खींच सकता है, खींच कर छुपा सकता है। आप बिल्ली को देख सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए आप बिल्ली को देख सकते हैं। बिल्ली में भी यही सेम सिस्टम पाया जाता है। अब शेर का क्या होता है, रंग होता है ना, ये मटमैला होता है। मटमैला होता है, जो हल्का भूरा रंग होता है इसका, ये इसको घास में छिपाने में मदद करता है। ये आराम से सेंध लगा सकता है, घास में आराम से छिप सकता है, ताकि इसे जो इसका शिकार है वो आसानी से ना देख पाए। अब आंखों को आपको विशेष तौर पर देखना है। जो आंखों वाला कंसेप्ट है, चाहे मैं आपको ये शेर का पढ़ाऊं या हिरण का पढ़ाऊं, आपको आंखों का जो कंसेप्ट है वो देखना है। आंखें किस प्रकार से अनुकूलित हुई है दोनों की। आंखें, जो शेर की आंखें होती हैं, ये चेहरे के सामने होती है। शेर की आंखें क्या होती है? चेहरे के सामने होती है। क्यों होती है चेहरे के सामने? ताकि वो दूर तक अपने शिकार को देख सके। दूर तक क्या कर सके? अपने शिकार को खोज सके, देख सके। इसके लिए आंखें क्या होती है? इसकी सामने होती है। रंग मटमैला होता है, ताकि सूखी घास में इसे आसानी से देखा ना जा सके। अब अपना जो दूसरा जो जंतु है, हिरण है, ये क्या है? शिकार है। अब इसके लिए इसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है। ये शाकाहारी है, तो इसमें पौधे और कठोर तनों को चबाने के लिए क्या होते हैं? मजबूत दांत होते हैं। इसके जबड़ा क्या होता है? मजबूत होता है। लंबे कान, शिकारी की जानकारी की मदद के लिए। अब इसके कान देखिए आप, लंबे लंबे कान है इसके। कान, लंबे कान क्या करते हैं कि इसके आसपास अगर छोटी सी भी हरकत हुई है तो ये आसानी से सुन सके और समझ पाए कि इसके आसपास कोई शिकारी है या नहीं। अगर इसे पता लग जाए कि शिकारी है तो ये हाथों हाथ वहां से भाग जाए। अब आंखों को यहाँ पर देखना। आंखें यहाँ पर सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती है और प्रत्येक दिशा में 360 डिग्री पे देख सकता है। ये प्रत्येक दिशा में देख कर खतरा महसूस करके दूर भाग सके। अब देखिए यहाँ पर अनुकूलन किस प्रकार से हुआ है। शेर की आंखें उसके सामने है, चेहरे के सामने है, जैसे मनुष्य की होती है उस प्रकार से, ताकि वह दूर तक शिकार को खोज सके। जो आपका शिकार है, जिसे सतर्क रहने की आवश्यकता है जो शिकारी है उनसे, उसकी आंखें पार्श्व में है। आप दूसरे जानवर देखिए जो कि शाकाहारी है, उनकी आंखें भी आपको पार्श्व में ही दिखेगी। गाय भैंस देख लीजिए आप, इनकी आंखें पार्श्व में क्यों होती है? ताकि चारों तरफ का एरिया देख पाए और जो शिकार है उसकी हरकत को समझ पाए और आसानी से भाग पाए। अगला जो हमारा आवास है वो है जलीय आवास। क्या है? जलीय आवास। जलीय आवास में जो हमारा पहला आवास है वो है समुद्र। अब अगर समुद्र की हम बात करें तो समुद्र में बहुत सारे जो जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? आपका धारा रेखीय होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिससे वो क्या होते हैं कि जल में आसानी से चल सकते हैं। लेकिन अब स्क्विड की या ऑक्टोपस जैसे जंतु की बात करें तो इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। धारा रेखीय नहीं होता। यहाँ पर आप चित्र देखिए ऑक्टोपस का, ये ऑक्टोपस है। अब इसका शरीर कहीं से भी धारा रेखीय नहीं है। इसका शरीर क्या नहीं है? धारा रेखीय बिल्कुल भी नहीं है। शरीर कैसा नहीं है इसका? धारा रेखीय। लेकिन अब क्या करते हैं कि जब ये जल में तैरने या चलने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से अपने शरीर को धारा रेखीय बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण रूप से मछली जैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये कोशिश यही करते हैं कि धारा रेखीय बन जाए और जल इस तरह से इनसे ऐसे कट कर चला जाए साइड से। अब जब ये समुद्र के तलहटी में रहते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि अपने और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं और वहीं शिकार करते हैं। लेकिन जब ये चलने की कोशिश करते हैं तब ये अपने आप को धारा रेखीय बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण रूप से मछली जैसा नहीं बनाया जा सकता। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल या क्लोम भी होते हैं, तो इनमें ये व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन जब हम बात करें डॉल्फिन या व्हेल की, किसकी बात करें? डॉल्फिन या व्हेल की, तो इनमें गिल नहीं होते हैं, इनमें ये क्लोम नहीं होते हैं। इनके सिर पर क्या होते हैं? नासाद्वार होते हैं अथवा वात छिद्र होते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब इनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पर ये जो व्हेल मछली है, इसके यहाँ पर जो संरचना दिख रही है, ये है इसके वात छिद्र। इसके क्या है? ये वात छिद्र हैं। आपको ये जो व्हेल दिख रही है यहाँ पर, जब ये पानी से बाहर आती है तो इसके जो नासा द्वार है, इसके अंदर जो पानी होता है इसको ये जल्दी से बाहर फेंकती है, जिससे ये फवारे जैसी संरचना बनती है। और जो साफ पानी होती है इसको ग्रहण करके समुद्र के अंदर वापस चली जाती है। अब जो व्हेल होती है इसकी अलग अलग किस्में होती हैं, उसके अनुसार ये पानी के अंदर सांस रोक लेती है। कुछ जो व्हेल्स होती हैं वो क्या होती है, 15-20 मिनट ही पानी के अंदर सांस रोक पाती है। कुछ इनकी ऐसी जो प्रजाति होती है जो 2-2 घंटों तक पानी के अंदर सांस को रोक लेती है। वह समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल को बाहर निकालती है एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर बढ़ते हैं। तो आप इन चित्रों के द्वारा आसानी से ये चीजें समझ सकते हैं। अगले जो हमारे जो स्थल है वो है तालाब एवं झील। तालाब एवं झील, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के पौधों की बात करेंगे।
जो स्थलीय पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों को अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन जब हम जलीय पौधों की बात करें तो इनकी जड़ें आकार में बहुत ही छोटी होती है। जड़ें क्या होती है, बहुत ही आकार में छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखने का होता है। स्थलीय पौधों में जड़ें क्या काम करती है, जल एवं खनिज पोषकों को ग्रहण करना और जल को ढूंढने के लिए जड़ें जो होती है मिट्टी के अंदर बहुत ही गहराई तक चली जाती है और महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन जब अपन जलीय पौधों की बात करें तो इनकी जड़ें होती है बहुत ही छोटी और इनका जो एक मुख्य कार्य वही होता है कि तलहटी के अंदर इस पौधे को जमाए रखें किसी प्रकार से। अब इन पौधों की बात करें तो इनका जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है और जो पत्तियां और फूल होते हैं वो जल की सतह पर क्या करते हैं, पलवन करते हैं, तैरते हैं। क्या करते हैं, पलवन करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कि जो पत्तियां और फूल है वो क्या कर रही है, जो सतह है पानी की वहां पर पलवन करते हैं। कुछ जो जलीय पौधे होते हैं ये पूर्ण रूपेण क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, पूरे पूरे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये पौधे क्या हो रखे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ही पानी के अंदर डूबे हुए हैं। इनके जो सारे भाग होते हैं ये पानी के अंदर ही वृद्धि करते हैं। तो अब इन्होंने अपने आप को कुछ इस प्रकार से अनुकूलित किया है कि ये पानी के अंदर जीवित रह सकें। इनकी पत्तियां क्या होती है, सक्रिय होती है और पतले रिबन की तरह होती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। अब पत्तियां इनकी सक्रिय होती है, रिबन की तरह होती है, वो क्या जब भी जल बहता है तो उसके साथ में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर पत्तियां होगी बहुत ही ज्यादा विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित, बहुत ही ज्यादा विभाजित हो जाती है, जिससे जल क्या होता है इनके बीच से निकलता जाता है और इनको क्षति नहीं पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं कि जो अनुकूलन है वो किस प्रकार का हुआ है। तो यहाँ पर ये पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां होगी बहुत ही ज्यादा कटी फटी होगी, जिनसे क्या होगा, विभाजित होगी, जिनसे जल इनके बीच में से आसानी से निकल जाएगा। अब जंतु की बात करें, मेंढक। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। तालाब जल एवं स्थल दोनों में पाया जा सकता है। तो तालाब का जल और स्थल है दोनों जगह पर ये रह सकता है। जब इसके पश्चात जो पीछे के पैर होते हैं एक तो लंबे और मजबूत होते हैं और इसके साथ ही पीछे के पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं। अब जो मजबूती होती है और लंबे पैर होते हैं ये इन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में मदद कर देते हैं, शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। और जो जाल युक्त पदांगुलियां हैं पिछले पैरों की, वो उन्हें तैरने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए ये जो जीव है मेंढक, ये स्थल पर और पानी में बिल्कुल दोनों जगह आसानी से रह सकता है। आज हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सजीवों के विशेष लक्षण। सजीवों के विशेष लक्षण क्या हैं, किस प्रकार के हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को हमारा ये कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका जो बताए गए चीज़ें होंगी हम उनमें सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।